Hello my dear students, welcome back again in the another video. So first of all I welcome to all of you in your own YouTube channel The Physics Time. So good morning, good evening, good afternoon whenever you watching me. So keep motivating and keep watching me. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है. एक तो चार्ज जब एट रेस्ट रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. और जब चार्ज मोशन में होता है तो हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि चार्जेस का चलना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है. चीज़ है समझ में. सो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. मान लीजिए अपने पास क्या है कि कंडक्टर है. ठीक है, ये एक कंडक्टर है अपने पास. सो हर एक कंडक्टर के पास कुछ क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई. फ्री इलेक्ट्रॉन्स याद रखना. फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्री चार्जेस भी कह सकते हो आप. ठीक है ना. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चलते हैं, तो उनके चलने के कारण क्या बनती है? करंट बनती है. अब आप कहोगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों ओर ड्यूटी करने के लिए मजबूर नहीं होते. याद रखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? आपको पता है कि एटम है और एटम का क्या है? न्यूक्लियस. कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे सेल्स में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है ना. पहली सेल में पता है हमारे को 2 रिवॉल्व करेंगे, अगली सेल में कितने कर सकते हैं? 8. ऐसे उससे अगले में कितने कर सकते हैं? 18. ठीक है ना, 18. और उससे अगले में कितने कर सकते हैं? कितने रिवॉल्व कर सकते हैं? 32. तो एक एटम जो है उसका न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं. वो ड्यूटी करने को मजबूर हैं, ये छोड़ के नहीं जा सकते अपने ऑर्बिट्स को. तो अपने ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं. तो दे आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं भाई? ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. ये बंधे हुए होते हैं, जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो बंधे हुए होते हैं. अब इसका अपोजिट क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. समझ में है ना. जो इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी नहीं यहाँ पे घूमे, उनकी कोई जो है नीड नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करें, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे भाई. चीज़ आई समझ में. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं किसी कंडक्टर में? 1, 2, 10 कितने? तो इसका आंसर क्या है? असंख्य होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. असंख्य. इसका जो एक कैलकुलेशन है सिंपल सा, वो मैं आपको बता देता हूँ. ऐसा साइंटिस्ट का क्या कहना है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर आप वॉल्यूम लेते हो, 1 क्यूबिक मीटर. 1 क्यूबिक मीटर समझ में आया क्या? कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट का अगर एक बॉक्स ले लेते हो आप, ठीक है ना, तो उसके अंदर वो मेटल का बॉक्स है, तो उसके मेटल के बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो ऐसा कैलकुलेशन में बताया गया साइंटिस्ट के थ्रू कि 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं. आप समझ में है ना. फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बाउंड नहीं होते, बस. जो बंधे हुए नहीं होते वो क्या हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर अगर वॉल्यूम उठाते हो आप, मेटल का कोई पीस उठाते हो 1 मीटर क्यूबिक का, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? असंख्य इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स. सो वैसे आप कंपेयर कर सकते हो. ये कंडक्टर है. कंडक्टर कैसा होता है आपको पता है? वायर. उसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ. आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें भी बहुत सारे असंख्य इलेक्ट्रॉन होंगे भाई. ठीक है ना. इसके कंपैरिजन में कम होंगे, लेकिन ये तो बहुत बड़ी संख्या है. बहुत बड़ी संख्या है ये तो. इसके कंपैरिजन में तो कम होंगे, क्योंकि ये तो कितने में रहेगा? 1 मीटर क्यूबिक में. तो इसमें भी क्या माने जाते हैं? असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. तो क्या होगा ऐसा कि जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब भाई चार्जेस चलेंगे. मैंने क्या कहा है? चार्जेस का चलना क्या बनाएगा? करंट बनाएगा. ठीक है. तो चार्जेस इसमें चलते नहीं है क्या भाई? वैसे भी चलते हैं. अब अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है मैंने, देखो दोनों एंड है, 2 एंड है इस कंडक्टर के, ए एंड और ये क्या है? बी एंड. 2 एंड है. इसमें क्या कहा है मैंने? क्या है? असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स. असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें. ऐसे पूरा का पूरा कंडक्टर जो उसमें असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह हैं?
तो आंसर क्या रहेगा, नहीं वो एक जगह नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर गया, नीचे जाके स्ट्राइक किया, फिर इससे दीवार से ऐसे टकराया, ऐसे आया, ऐसे टकरा के फिर वापस चला गया। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे सारे मोशन कर रहे हैं और उनका मोशन क्या है, जिग जैग मोशन बोला जाता है ये, या रैंडम मोशन बोला जाता है। ऐसे ऐसे किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव करना क्या कहलाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। किसी भी डायरेक्शन में ऐसे मूव करते रहते हैं, रुके नहीं रहते एक जगह। कभी आप ये सोचो, नहीं रुके नहीं रहते, क्योंकि इनके पास क्या होती है, कुछ थर्मल एनर्जी है। जब हायर क्लासेस में जाओगे आप तो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा 12th क्लास में। तो इसमें थर्मल एनर्जी से चलते हैं। थर्मल एनर्जी कौन सी सर, थर्मल एनर्जी वो होती है जो अपने रूम टेम्परेचर के कारण इसको मिलती है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है अपना, उसी हीट का, थोड़ी सी हीट का यूज़ करके घूमते रहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं भाई, ठीक है। अब जब ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तब करंट नहीं बनती क्या, तो आंसर क्या है, करंट नहीं बनती। क्योंकि करंट का जो फॉर्मूला है, आप 12th क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, INEAVD। याद रखियो, बस टेंशन मत लेना कि समझ में नहीं आया सर, आएगा भाई। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे उतना ज़्यादा क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है। ये क्या है, चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनके ऊपर जो चार्ज होता है ना, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चार्ज है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना, इतना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × E, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स है तो n × E। बस टेंशन मत लेना, ये समझ में आ जाएगा आपको। ए क्या है, एरिया। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई इसकी मोटाई कितनी है, चीज़ है समझ में। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है भाई, इससे डरना मत आप। ये VD क्या है, हाँ VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। देखो VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थोड़ा सा समझा देता हूँ बस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, घबराना मत। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है कि खिसकना, किसी चीज़ का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में खिसकना क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ड्रिफ्टिंग भी बोल सकते हो आप। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 होगी तो देखो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगा, 0। चीज़ है समझ में। हाँ, तो क्या कहते हैं कि जब ये ऐसे चल रहे हैं तो करंट क्यों नहीं बनाते। आप कहोगे सर चल तो रहे हैं लेकिन करंट क्यों नहीं लग रहा है हमारे को। भाई आंसर क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहती है इनकी, 0। अब भी नहीं समझ में आया, क्यों नहीं आया समझ में। अगर ऐसा चलते रहते, ये ऐसा चलने के कारण अगर करंट बनता तो हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते, जैसे अपनी मोटरसाइकिल है उसको हाथ लगाते तो करंट मारते हमारे को। चक्की है अपने घर में लोहे की, ठीक है, लोहे की अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे टच करते तो वो करंट मारती। क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण करंट नहीं बनता, इसलिए हमारे को करंट नहीं लगता। चीज़ है ना, शॉक बोलते हैं हम उसको, करंट नहीं बोलना चाहिए, हमने क्या बोलना चाहिए, शॉक लग गया, ठीक है। तो ऐसे चलने के कारण करंट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, आंसर क्या होना चाहिए आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहती है, 0। याद रखो इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0। वेलोसिटी समझा देता हूँ, मान लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स है भाई। वेलोसिटी आपको पता है क्या है, एक वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन, ठीक है। तो असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे होंगे उसी टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर भी आ रहे होंगे नीचे की तरफ, असंख्य इलेक्ट्रॉन्स है, पता है आपको, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे होंगे इस डायरेक्शन में तो कुछ इलेक्ट्रॉन वापस इस डायरेक्शन में भी आ रहे होंगे। चीज़ आ रही समझ में, हाँ। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में भी आ रहे होंगे वापस। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस इस डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे। क्या समझ में आया, सभी का वेक्टर सम, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, सभी का वेक्टर सम करते हैं। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, 5 न्यूटन इधर फोर्स लगा और 5 न्यूटन इधर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, नेट क्या हो गया, 0। वैसे ही जितनी वेलोसिटी इधर उतनी वेलोसिटी इधर, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर, हर डायरेक्शन में क्या है ये, ठीक है ना, अपोजिट है। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐसे वेलोसिटी क्या हो जाती है, नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है यहाँ पे 0, और हमारे को कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता जब हम किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये एक 12th का लेवल है, बस वैसे समझा दिया आपको, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन हिट ना करे कि सर मूव तो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, भाई मूव तो कर रहे हैं, चाहे थर्मल एनर्जी से मूव कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो मेरा आंसर, मेरा मकसद बताने का क्या है कि ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स ये जो मूव कर रहे हैं ना, तो इनके कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0 हो जाती है और करंट क्या रहती है 0, इसलिए शॉक नहीं लगता। बस इतना सा मकसद है मेरा। हालांकि ये थोड़ा सा 12th क्लास का लेवल हो जाता है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को जो क्वेश्चन है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सर करंट कब बनती है, तो भाई करंट जब बनेगी जब ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में खिसकेंगे। रैंडम मोशन जब तक करते रहेंगे कंडक्टर के अंदर तब तक करंट क्या रहेगा 0, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है 0। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में कैसे खिसकेंगे, तो देखिए मैंने क्या कहा, इस कंडक्टर में क्या है असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चीज़ आई समझ में, सिर्फ ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके 2 एंड हैं इस कंडक्टर के, ए और बी। साइज में पता है ना, एक वायर, उसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ, उसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अगर दोनों एंड को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, वैसे सेल का सिंबल है, सिंबल भी मैं आपको समझा दूंगा, सिर्फ याद रखिए ऐसे कि बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जिसको बोलते हैं 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, तो उसका कुछ क्या होगा पोटेंशियल। पता है ना आपको, पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में जितना डिफरेंस होता है, लेवल डिफरेंस, वो क्या है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। बताया था मैंने पिछले वीडियो में, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो आपका जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए वहाँ से। सो व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या है वो अंतर, कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल में कितना डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब यहाँ से हमने जब इसको कनेक्ट किया, हमने इसको कनेक्ट किया सर्किट को, तो जो एंड हमने ए एंड किससे जोड़ रखा है पॉजिटिव टर्मिनल से, बी एंड किससे जोड़ रखा है नेगेटिव टर्मिनल से। तो हम इसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव एंड जिससे जुड़ा हुआ है उसको हाइयर पोटेंशियल मिलेगा, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। समझ में है ना, हाइयर पोटेंशियल मतलब इसकी हाइट ज़्यादा, बस ये मान लो ये ऊंचा है। भाई पानी को अगर आप चाहते हो कि यहाँ से वहाँ जाए, वाटर का फ्लो चाहते हो अगर, तो यहाँ का लेवल क्या होना चाहिए हाई और उधर का लेवल क्या होना चाहिए लोअर। हाइयर से लोअर लेवल में फ्लो करेगा वाटर। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, चार्जेस के फ्लो के लिए। हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्जेस चलते हैं, ठीक है। देखो अभी तो इसको हाइयर पोटेंशियल मिला और इसको कौन सा पोटेंशियल मिला, लोअर पोटेंशियल मिला, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, हम मान लेते हैं कि इधर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इधर, और इधर कौन सा चार्ज आ जाता है, जो नेगेटिव एंड जोड़ रखा है हमने उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, बी एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो आपको पता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, दोनों के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोवाइड करने के कारण इस रीजियन में, इस इलाके में क्या पैदा हो गया, क्या जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, पता है ना डायरेक्शंस पता लग गया आपको, ये डायरेक्शन, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होगा। आपको पता है, सीधा सीधा समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज है इधर, ये इधर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। वैसे पहले तो ऐसे ऐसे घूम रहे थे, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे खिसकना, जैसे कोई चीज़ ऐसे खिसके, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे खिसके
तो क्या बोली जाती है वो, खिसकना। तो ये ऐसे खिसकना स्टार्ट कर देते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये इधर से इधर खिसकेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे खिसकना स्टार्ट कर देंगे और ये ऐसे खिसकेंगे तो हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है, इसलिए बच्चे को क्या समझा दिया जाता है, 10th वाले को सिर्फ इतना बता दिया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का चलना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स चलने लग गए। अब खिसकना नहीं समझाया जाता, सिर्फ क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। अब हमने यहाँ पे अगर देखना है कि इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना, इस कंडक्टर के अंदर करंट कितना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके चारों तरफ एक रिंग डाल देंगे, छल्ला, रिंग सुना ना आपने, हाँ, इसके चारों तरफ कंडक्टर आपको पता है कैसा होता है, इसके चारों तरफ एक रिंग डाल देंगे। अब इस रिंग में से पर सेकंड जितने चार्जेज मूव करेंगे, ठीक है ना, 1 सेकंड में जितने चार्जेज इसको पार करेंगे, ये कह सकते हो आप, क्रॉस करेंगे, ये कह सकते हो आप, तो 1 सेकंड में जितने चार्जेज इसको पास करेंगे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को याद रखना, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में जितना चार्ज पास करेगा वो क्या कहलाएगा, इस कंडक्टर में करंट। करंट के लिए सिंबल क्या रहेगा भाई, सिंबल रहेगा आई। सिंबल क्या रहेगा करंट के लिए, सिंबल रहेगा आई, ठीक है। तो अगर हम ये देखना चाहें कि इसमें करंट कितना, तो मैंने आपको बता दिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया अप्लाई करो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से हर 1 सेकंड में जितना चार्ज मूव करे, जितना चार्ज मूव कर रहा है पर सेकंड, वो क्या कहलाएगा, इस कंडक्टर में करंट कहलाएगा, करंट इन दैट ए कंडक्टर। सो फॉर्मूला क्या बना, क्या फॉर्मूला बना, चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन समझ में आई, चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड कह सकते हो आप, पर यूनिट टाइम, वो क्या कहलाएगा, करंट इन दैट ए कंडक्टर, ठीक है ना। अब देखो करंट जो है उसका यूनिट क्या होगा, करंट की यूनिट बतानी ज़रूरी है, करंट की यूनिट बताओ भाई। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, पढ़ा हुआ है ना आपने। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ से क्या यूनिट बना दी हमने, यहाँ से यूनिट बनाई कूलम पर सेकंड। तो साइंटिस्ट जो थे वो कह रहे थे भाई थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा बड़ा है। तो एम्पियर जो था, एम्पियर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसके ऊपर काफ़ी काम किया, काफ़ी लंबे समय तक। तो उसके ऑनर में क्यों ना बना दी जाए, तो उसके ऑनर में, उसके सम्मान में हमने यूनिट बना दी इसकी कि 1 कूलम पर सेकेंड किसके इक्वल होगा, 1 कूलम पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर करंट। याद रखो, पूरा नाम लिख रहे हो तो एक को छोटा लिखना पड़ेगा, 1 एम्पियर, और एज ए सिंबल लिख रहे हो, एज ए सिंबल, तो आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है सिंबल, 2 एम्पियर लिख रहे हो, ए लिख दो, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसे लिख दो आप करंट को, ठीक है। पूरा नाम अगर लिखोगे तो ए स्मॉल, फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखना पड़ेगा। सो करंट के लिए एसआई यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एम्पियर, ओके। ये रहेगी एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ये कह सकते हो। एसआई का मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर सभी इस नाम से जानते हैं कि 5 एम्पियर अगर है तो 5 एम्पियर क्या है, करंट है इन दैट कंडक्टर, इन दैट ऑब्जेक्ट, आप ये कह सकते हो। तो अगर 1 एम्पियर करंट देखना चाहो कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, तो क्या आंसर रहेगा, अगर 1 कूलम चार्ज पास हो रहा हो, 1 कूलम चार्ज मैंने बताया था ना कितना बड़ा चार्ज होता है, हाँ पढ़ा हुआ आपने। तो 1 कूलम चार्ज यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हो 1 सेकंड में, तो 1 कूलम चार्ज माना जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज पास हो रहा हो 1 सेकंड में, तो इसमें करंट कितना माना जाएगा इस कंडक्टर में, 1 एम्पियर। अभी याद रखो, अगर 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है, 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है पर सेकंड, हर 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, 2 कूलम,
तो 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है हर एक सेकंड में, तो इसमें कितना करंट माना जाएगा, 2 एम्पियर माना जाएगा भाई। ये है, जितना चार्ज पास हो रहा होगा पर सेकंड उतना क्या माना जाएगा, करंट इन दैट कंडक्टर। सो इसकी कुछ अदर यूनिट्स हैं, एक बार वो और देखिए, जैसे मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है ना, मिली एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर भी बोल सकते हो आप, एक अदर यूनिट माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर क्या होता है भाई, पता है आपको, इसका सिंबल क्या रहेगा, सिंबल भी लिख देता हूँ, इनका सिंबल देखो, मिली एम्पियर के लिए सिंबल रहेगा मिली एम्पियर MA, और माइक्रो के लिए ये U टाइप सिंबल। तो माइक्रो एम्पियर, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर, और माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 10⁻6, तो ये क्या है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अगर 1 एम्पियर करंट को आप 10⁻³ से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या है, 1 मिली एम्पियर, ठीक है ना, मिली एम्पियर, ठीक है। सो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, अब क्वेश्चन क्या उठेगा, करंट का तो पता लग गया कि जितना चार्ज पास हो रहा होगा पर सेकंड, वो क्या माना जाएगा, इस करंट, इस कंडक्टर में क्या माना जाएगा, करंट माना जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन बताइए, तो सभी बच्चे तो यही सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं तो ये करंट की डायरेक्शन होगी, सभी का सोचना ये ना, हाँ सभी यही सोच रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है वो B to A और यहाँ से ऐसे होगी। सो यू आर रॉन्ग। अब करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या मान ली गई, कन्वेंशनली जो आपको याद रखना है, करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ से चलो ऐसे, क्या समझ में नहीं आया, आएगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर चल रहे हैं ऐसा माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस, तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस किधर जा रहे होंगे उस टाइम पे, A से B, और B से A क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये A से B जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा, माना गया कि जो A से B जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। करंट की डायरेक्शन कौन सी मानी जाएगी, जो A से B पॉजिटिव चार्ज जा रहा है ऐसा मान लिया, इसके डायरेक्शन को क्या माना जाएगा, करंट की डायरेक्शन माना जाएगा। इलेक्ट्रॉन की जो चल रहे हैं वो करंट की डायरेक्शन नहीं होगी, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये। तो ये डायरेक्शन कौन सी आती है सर, तो याद रखियो, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से चलो नेगेटिव टर्मिनल की ओर, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज, याद रखना, अगर एक बैटरी को कनेक्ट कर देते हो आप एक बल्ब से कहीं भी, तो करंट की डायरेक्शन को क्या मान लिया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। सो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। सो अब एक बार देख लेते हैं कि जो करंट जो है उसको कैसे मेजर किया जाता है, करंट को मापा कैसे जाता है। जैसे आपको दिखाई दिया था कि जो चार्जेज हैं उनका चलना क्या बनाता है, करंट बनाता है, हम ये मानते हैं। और करंट की डायरेक्शन पढ़ ली हमने, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट को मेजर किससे किया जाता है, कौन सी डिवाइस है ऐसी, कैसे कनेक्ट की जाएगी, सिर्फ 1 मिनट में देखिए। करंट इज, या इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एमीटर। क्या बोला जाएगा, एमीटर, याद रखियो, एमीटर, ठीक है। करंट को किससे मेजर किया जाएगा, एमीटर से मेजर किया जाएगा। एमीटर का सिंबल ये रहता है भाई, ठीक है, याद रखना। एमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट को मेजर किया जाता है। अब ये कनेक्ट कैसे किया जाता है भाई, मान लीजिए ये एक ट्यूब है जिसमें वाटर चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वाटर करंट कहलाएगा इस ट्यूब में। वाटर करंट को अगर आप मेजर कर रहे हो, यहाँ पे एक नल लगा दिया आपने, तो नल में से जितना पानी आएगा पर सेकंड वो क्या माना जाएगा,
वो इस नल में जितना पानी पर सेकंड आ रहा होगा वो क्या माना जाएगा, करंट माना जाएगा। तो इसके नल के अंदर से होके पानी आना चाहिए, नल के अंदर से होके। तो हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, जब हम सर्किट में इसको जोड़ते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, मान लीजिए सर्किट में ये अपना बल्ब है, ठीक है ना, सिंबल आपको समझ में आना चाहिए एक बार, ये बल्ब का सिंबल रहेगा, ठीक है, ये सिंबल है बल्ब का, और हमने यहाँ एक बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम, ठीक है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। बैटरी को हमने कनेक्ट किया, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या करना पड़ेगा, बीच से कनेक्शन तोड़ दिया और एमीटर को ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक वायर इससे जोड़ दी और एक वायर ऐसे। तो सीरीज में बोला जाता है, ये पैरेलल में नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सीरीज में। किस तरह से जोड़ा जाता है, सीरीज में से। तो इसके अंदर से जितने चार्जेस जा रहे हैं उनको गिनेगा, ये काउंट करेगा, अंदर से जाना चाहिए चार्ज, करंट अंदर से जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम, भाई करंट जाए, इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्जेस यहाँ से चलें। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, विरोध करना, मतलब विरोध करने वाली वायर नहीं हो इसके अंदर, इसका रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम, ताकि जितना चार्ज जा रहा है उतना का उतना चार्ज जाए यहाँ से, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है भाई एमीटर का, याद रखना, उल्टा है वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर आपने पढ़ा हुआ है, लो रेजिस्टेंस। और एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, इन सीरीज, याद रखना, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है एमीटर को, बस इतना सा है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं, जस्ट एक मिनट में देखो। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एक सेल है या बैटरी जो है उससे हमने एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बीच में क्या है, कनेक्टिंग वायर्स है, वो जो वायर जो दिखाई दे रही हैं आपको पतली पतली, वो कनेक्टिंग वायर है, ठीक है। अब कनेक्टिंग वायर जो है वो बीच में एक की भी है जिसको स्विच बोलते हैं, स्विच भी दिखाई दे रहा है आपको, बल्ब भी दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू जब बिना किसी जगह, बिना तोड़े कंप्लीट जो सर्किट है आपको दिखाई दे रहा है, इनका कंप्लीट जो पाथ है, बिना कहीं पे सर्किट को तोड़े, यानी कि बिना कहीं से वायर्स को कट किए, तो ये कंप्लीट क्लोज लूप क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें जो सेल है, बैटरी जिसको बोल सकते हो आप, जो बल्ब है, जो कनेक्टिंग वायर है, की स्विच बोल सकते हो आप इसको, तो ये सारे जो कंपोनेंट्स कहलाते हैं इस सर्किट के, ये सारे जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाएंगी, कंपोनेंट्स ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स क्या होते हैं, तो सिंबल्स देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे शो करेंगे, हम ऐसे शो कर सकते हैं, ये एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब का सिंबल ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बल्ब को ऑन करना चाहते हो और आपने यहाँ पे क्या लगा दी, बैटरी लगा दी, या सेल का सिंबल रहेगा, ये सिंबल भी अभी समझाऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के सिंबल कैसे शो करें। और इसको आपने ऐसे जोड़ दिया, बस सर्किट डायग्राम बोला जाएगा। ये सर्किट डायग्राम कैसे बनाए, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये सर्किट डायग्राम ऐसे बनाओ, यहाँ पे क्या लगाओ, स्विच लगा दो, की ये ओपन है भाई अभी, ठीक है। जब आप इसको ऐसे दबा दोगे, खटका होता है ना आपका, जब आप इसको दबा दोगे तो इसे कनेक्ट कर दोगे, तो ये जो सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका, ये ओपन है अभी, देखो स्विच ओपन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो बल्ब है अपना, तो ये स्विच ओपन है अगर, तो ये क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट कहलाएगा भाई, ओपन सर्किट, ठीक है ना। अब अगर मैं इस की को क्लोज कर दूं, ऐसे मिला दूं, ऐसे भाई मिला दिया, ठीक है, अब ये क्या कहलाएगा, क्लोज सर्किट, ठीक है। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दो तरह के सर्किट होते हैं, याद रखो अपने घर में, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए फैन है, जब हम उसका स्विच ऑफ रखते हैं तो वो क्या कहलाता है,
ओपन सर्किट कहलाता है। और जब स्विच दबा देते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब है बल्ब जलने लग जाएगा, या फैन है तो फैन चलना स्टार्ट कर देगा, चलने लग जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? क्लोज सर्किट, ठीक है ना। तो ये सर्किट डायग्राम है। जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं अपने सर्किट में, कि वायर होती है, ठीक है, बल्ब होते हैं, स्विच होते हैं, इन सभी के सिंबल्स में एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। सिंबल्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखिए, सर्किट सिंबल्स भी बोल सकते हैं या फिर सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ओके, सो सबसे पहला जो सिंबल है वो क्या है? वो सेल का सिंबल समझा देता है बार। सेल का सिंबल कैसा होता है भाई? सेल का सिंबल ऐसा होता है, ऐसे आप खड़ा कर सकते हो एक डंडा, एक छोटा डंडा रखो ऐसे और ऐसे रखो। सर ये क्यों करवा रहे हो आप, ऐसा क्यों समझा रहे हो भाई? ये बड़ा क्यों रखा हमने, ये छोटा क्यों रखा? ये दोनों हम इक्वल भी तो ले सकते थे। तो इसका आंसर क्या? इक्वल नहीं लेने। सेल के सिंबल में आपने क्या रखना है? एक जो डंडा है वो बड़ा रखना है और दूसरा छोटा। सो एक को पॉजिटिव लिख दो बड़े वाले को, और इसको क्या लिख दो? नेगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव क्या माना गया? हाइयर पोटेंशियल। तो हाइयर पोटेंशियल मतलब हाई लेवल। तो हाई लेवल को इससे शो करते हैं, बट जो डंडा है वो थोड़ा सा बड़ा दिखा देते हैं। और लोअर पोटेंशियल है, लो लेवल को थोड़ी सी छोटी हाइट से दिखा दो, छोटी हाइट लोअर लेवल। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सेल का सिंबल ये रहेगा। सेल या बैटरी के लिए हम बेसिकली यही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे सेल अगर जोड़ दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है? बैटरी। जैसे बैटरी के लिए क्या सिंबल रहेगा अपना? बैटरी। बैटरी के लिए सिंबल रहेगा, इसी चीज़ को आप जोड़ते जाओ सीरीज में एक के आगे एक। ये जोड़ा हमने, ये पॉजिटिव है, आपको पता है ये नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव को आप किसी दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दो, ठीक है। एक सेल ये हो गया और एक सेल और लगा दो इसके आगे। दो सेल अगर हो जाते हैं, देखो एक सेल तो ये दिखाई दे रहा है आपको और एक सेल ये, तो ये क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है, ठीक है ना। और थर्ड सिंबल जो रहेगा सर्किट में वो क्या है? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर्स। भाई वायर जो दिखाई थी मैंने सर्किट डायग्राम में, वो आप कैसे दिखा दो? सिंपली ऐसे दिखा दो, ये कनेक्टिंग वायर है। ओके, अब अगला जो सिंबल है वो क्या रहेगा? जॉइंट। जहाँ पे जॉइंट लगा हो, मान लीजिए वायर है तो वायर जॉइंट दिखाना है आपने। जहाँ पे एक वायर ऐसे जा रही है और हमने यहाँ से जॉइंट कर लिया और उधर इलेक्ट्रिसिटी ले गए, तो ऐसे दिखा दो। ये जॉइंट दिखा दिया आपने, ठीक है, ऐसे जॉइंट दिखा दिया। वायर जॉइंट वाला सिंबल हो गया। ओके, अब अगला सिंबल देखिए, फिफ्थ सिंबल क्या रहेगा? वायर क्रॉसिंग। वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्टिंग। बिना जोड़े वायर क्रॉस हो रही है, मतलब इसको बिना कनेक्ट किए वायर गुजर गई, ऊपर से गुजर गई, ठीक है ना। ये सिंबल कैसे शो करेंगे हम? भाई इसके ऊपर से कोई वायर गुजर गई और इसको टच नहीं कर रही है इस वायर को, तो उसको कैसे दिखाना है? ये सिंबल ऐसे दिखाना आपने, बिना टच किए और एक वायर इसके ऊपर से जा रही है, मतलब इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे सिंबल दिखा दिया हमने। जैसे रेजिस्टेंस है अगला, या फिक्स्ड रेजिस्टेंस बोला जाएगा। क्या? फिक्स्ड रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो आप। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, उसका सिंबल क्या रहेगा? सिंबल ये रहेगा भाई, ये सिंबल भी आप यूज कर सकते हो। ओके, और ये सिंबल भी आप यूज कर सकते हो फिक्स्ड रेजिस्टेंस के लिए। दोनों सिंबल सही रहेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? आंसर क्या है आपका? फिक्स्ड रेजिस्टेंस वो होता है जिसकी वैल्यू क्या रहे? फिक्स। जैसे नाम से आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे उसको क्या बोलेंगे हम? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। जैसे 5 ओम है भाई, इसकी यूनिट ओम होती है, आगे पढ़ेंगे हम, ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब उस टाइम पे। ये 5 ओम का है तो 5 ओम का ही रहेगा, इससे ज़्यादा ये अपोज नहीं कर सकता। फिक्स है इसका रेजिस्टेंस, मतलब इतना जो है वो करंट को एक डिक्रीज कर सकता है, उसकी वैल्यू है ये कि करंट को कितना ये डिक्रीज करेगा, वो रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, विरोध करना। मान लीजिए ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 2 ओम है,
तो ये 2 ओम से ही क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। ये वैल्यू को वेरी नहीं कर सकता, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, फिक्स्ड रेजिस्टेंस कह सकते हो आप। ठीक है, तो लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, सिंबल में। ये सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हो, मैंने बताया था, और ये सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें, वही डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो सिंबल है ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिंबल बोल सकते हो आप, ठीक है ना। और ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड सिंबल रहेगा। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ अगले सिंबल्स देखते हैं एक बार। जैसे एक फिक्स रेजिस्टेंस किया है हमने, और अगला क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। भाई वेरिएबल रेजिस्टेंस, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या यूज़ किया जाएगा, भाई सिंबल ये यूज़ किया जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए। या तो आप ऐसे दिखा दो, ठीक है, ये सिंबल भी आप कह सकते हो, या फिर आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा ये, या फिर नीचे से ऊपर एक ऐसे दिखा दो, ठीक है। सो ये जो सिंबल है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाएंगे। ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस। सो वेरिएबल रेजिस्टेंस मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, आपको मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। वेरिएबल रेजिस्टेंस सर कहाँ होता है, हमने देखा नहीं है, ठीक है। तो फिक्स रेजिस्टेंस तो ऐसा होता है भाई, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आप देखते हो तो फिक्स रेजिस्टेंस कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है 2 ओम 3 ओम, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिक्स रेजिस्टेंस मतलब चेंज ना होता हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहाँ पे होता है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो अपने घरों में जो बूफर सिस्टम होता है उसका जो वॉल्यूम बटन देखा हो आपने, ठीक है, वॉल्यूम वाला बटन जो होता है राउंड राउंड जिसको ऐसे घुमाते हो आप, या फिर जो रेडियो होता है जो बड़े बूढ़े आपके दादाजी वगैरह रखते थे, उनका जो रेडियो का जो ऐसे घुमाने का ट्यूनिंग वाला है, जो जिससे आवाज़ को बढ़ाते थे या आवाज़ को कम करते थे, यह जो चैनल चेंज करने वाला होता था, ट्यूनिंग वाला जो चैनल चेंज कर देते हम रेडियो का, वो क्या है, वो एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस या वेरिएस्टर्स बोल सकते हैं। चीज़ है समझ में। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है भाई। अब अगले सिंबल देखिए, जैसे मान लीजिए एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब के सिंबल अगर देखने हमने, एमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर का सिंबल सिर्फ इतना रहेगा, बस ऐसे दिखा दो आप, ये क्या है, एमीटर है, ठीक है। सर्किट में जब सर्किट डायग्राम बना रहे हो तो ऐसे दिखा दो। वोल्ट मीटर के लिए ऐसे दिखा दो, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दिखा दो आप वोल्ट मीटर। ये गैल्वेनोमीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर क्या है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही सेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा भी करंट अगर है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, गैल्वेनोमीटर। अब आप कह रहे थे सर एमीटर यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, हाँ एमीटर भी यूज़ करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, लेकिन अगर बहुत ही माइनर करंट है, बहुत ही कम करंट है, तो सिर्फ गैल्वेनोमीटर ही उसको डिटेक्ट कर सकता है। सिर्फ बताना है कि यहाँ पे कुछ करंट है, बहुत माइनर, बहुत छोटे से करंट के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अगला देखिए, अगला सिंबल ओपन की, ओपन स्विच भी बोल सकते हो। तो एक तो सिंबल ये रहेगा, ऐसे दिखा दो आप, ठीक है ना, ये ओपन, और इसको ऐसे दिखा देते हो कि ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हो गया क्लोज, ओपन की, ठीक है। और ये क्या है, क्लोज की, क्लोज की। दूसरा सिंबल भी देख लो, एक तो सिंबल ये है ओपन के लिए, क्लोज के लिए ये रहेगा, ठीक है, ये क्लोज के लिए। एक सिंबल ये रहेगा ओपन के लिए, यहाँ पे ऐसा डायग्राम दिखाई देगा आपको, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट लगा के ऐसे बीच से खाली होगा, तो ये ओपन की है, ठीक है। और अगर
ऐसे में अगर एक डॉट दिखाई दे जाए आपको तो ये क्लोज की है, ठीक है ना। क्लोज की, ओपन की, ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं और उनके क्या हैं, सिंबल्स, जो इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज होते हैं। बाकी आप समझ गए। अब ओम्स लॉ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, देखिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंडीशन क्या रहेगी, सबसे पहले ये कंडीशन रहेगी कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। बताऊंगा बाद में ये क्यों लगा है कंडीशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट आई सिंबल होता है इसका, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर is directly proportional, is directly proportional to the applied potential difference, to the applied potential difference across the ends of the conductor, ends of the conductor। इतनी इजी डेफिनेशन है, कितनी इजी है देख लेना। अब आप क्या कहता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है भाई, ठीक है। आपके पास एक कंडक्टर है, एक वायर को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, जैसा कि हमने करंट में समझा है अभी भी, करंट, ठीक है। एक कंडक्टर के दो एंड होते हैं, ए एंड और बी एंड। ये एंड्स हैं भाई, कभी और कुछ सोच लो, ये एंड, ए एंड और बी एंड। अब ये क्या कहता है कि अगर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हो, इस कंडक्टर को अगर आप बैटरी से जोड़ते हो, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या है, वोल्टेज 5 वोल्ट 6 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, तो वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच का जो अंतर है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो हमने मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। तो हमने जैसे ही इस कंडक्टर को क्या प्रोवाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या प्रोवाइड किया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला, इसको हायर पोटेंशियल मिला ए एंड को, और इसको लोअर पोटेंशियल मिला इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इस रीजियन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस रीजियन में, इस इलाके में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के कारण एक एंड को हायर पोटेंशियल मिला दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सो यहाँ पे इस इलाके में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, आपको पता है जिसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव हर जगह इस पूरे रीजन में क्या सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने के कारण यहाँ जो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री थे, उनके ऊपर क्या अप्लाई हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ और वो चलने लग गए। हम ऐसा ही बोलेंगे ना कि चलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो क्या देखा कि हमने कहा कि इस कंडक्टर में करंट स्टार्ट हुआ, फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाएगा, करंट इन दैट ए कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के कारण इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, जनरेट हुआ, क्रिएट हुआ। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रेशर लगा या फोर्स लगा, ये कह सकते हो, फोर्स अप्लाई हुआ और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, करंट है कंडक्टर में, करंट बन गया कंडक्टर में, ठीक है। अब क्या देखा कि जैसे जैसे हम V को इंक्रीज करेंगे, V को चेंज करेंगे, V को बढ़ाओ या घटाओ, V को इंक्रीज करेंगे तो V के इंक्रीज करने के कारण यहाँ जो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे
उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुआ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इस एरिया में से गुजरने लग गए। बताया था ना करंट क्या होता है, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर सेकंड जितना चार्ज पास हो रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर सेकंड जितना चार्ज पास होगा वो क्या कहलाएगा, करंट। तो अगर V को हमने इंक्रीज किया तो E इंक्रीज हो गया। E के इंक्रीज होने के कारण ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चलने स्टार्ट हो गए। तो हम सीधे सीधे किस रिजल्ट पे आते हैं, तो क्या इंक्रीज हो गया इस कंडक्टर में, करंट इंक्रीज हो गया। क्या समझ में आया? V को इंक्रीज करने से E इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पास होने लगे इसमें से। तो सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, क्या इंक्रीज हो गया इस कंडक्टर में, करंट इंक्रीज हो गया। तो यही तो है डेफिनेशन। डेफिनेशन सिर्फ ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इस कंडीशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर जितना है, अब मान लीजिए 20 डिग्री है इस रूम का टेम्परेचर, तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग का चेंज नहीं करना, इतना ही रखना है, ठीक है। अगर 25 है तो 25 ही होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। नहीं है समझ में भाई? अब एक चीज़ समझो, जितना ज़्यादा आप अगर V को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा, I बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, करंट फ्लो जो करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, V के ऊपर। इतना सही तो है ओम्स लॉ, बहुत ही आसान है। जितना ज़्यादा V को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा V को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा इस कंडक्टर में। अगर V को आपने 2 टाइम्स किया, इस V को अगर 2 टाइम्स किया तो करंट भी कितना हो गया, 2 टाइम्स। चीज़ आई समझ में? अगर V को 3 टाइम्स किया आपने, V को 3 टाइम्स किया तो करंट भी कितना हो गया, 3 टाइम्स। अगर इस V को आपने डिक्रीज किया हाफ, तो जो पहले करंट था अब करंट उसका क्या हो गया, हाफ। बस इतना सही है। अगर V को चेंज करते हो तो सीधे सीधे क्या चेंज होता है, I चेंज होता है। ये इस रिलेशन का मतलब है भाई कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। जितना V को चेंज करोगे उतना क्या चेंज हो जाएगा, I चेंज हो जाएगा। बस यही है ओम्स लॉ। बस अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको इधर इसको इधर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को अगर आपने इक्वलिटी में चेंज करना है तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए हमारे को। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को इक्वलिटी में चेंज किया और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया हमने। ऐसे नहीं लगा सकते आप इक्वल का साइन, ये हटाओ ये लगाओ, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जरूर लगाओ। ये क्या कहलाएगा, R। R इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which is called resistance। क्या बोला जाएगा, रेजिस्टेंस। याद रहेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मानी क्या, मानी ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ है। और जिसका नाम हमने रख दिया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। याद रखना, आगे फिर से बताऊंगा, जन्मजात प्रॉपर्टी है। कंडक्टर अगर पैदा हुआ तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। ये अगर आयरन है तो इसका रेजिस्टेंस आयरन के हिसाब से होगा। अगर ये कॉपर है तो कॉपर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, कम होता है, मान लीजिए कम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर एक वायर हमने बना दी तो सिंपली उसके अंदर क्या पैदा हो गया, रेजिस्टेंस अपने आप पैदा हो गया, रेजिस्टेंस बन गया। यानी कि वो चार्जेज को क्या करेगा, अपोज करेगा, वो चीज़ है रेजिस्टेंस। विरोध करेगा चार्जेज के चलने का, वो है रेजिस्टेंस। ठीक है ना? तो इतना याद रखिए, रेजिस्टेंस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। अगर आपने एक कंडक्टर बनाया तो जन्मजात, इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, जन्मजात। इनहेरेंट मतलब जन्म से ही, जन्म लेते ही, जन्मजात। ओके, तो जन्म लेते ही
कंडक्टर के जन्म लेते ही रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या हो गया, पैदा हो गया। कंडक्टर बना तो उसके साथ ही क्या बन गया, रेजिस्टेंस भी बन गया। सो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ओम्स इक्वेशन, या ये क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है ना। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ऐसे याद रखते हैं बच्चे, आई इंटू आर याद रह जाएगा भाई, ऐसे भी याद कर सकते हो आपको, ठीक है, कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये क्या है, ओम्स लॉ। बस इतना सा ये तो, कितनी आसान इक्वेशन है। देखो अब इसी इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस को इधर रखो, V बाई आई, V बाई आई, ठीक है। अगर आपको क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि बैटरी की वैल्यू, जो बैटरी है 6 वोल्ट की, और करंट दिया गया है कि करंट इतना है इस कंडक्टर में, तो आप उस कंडक्टर का क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो भाई, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए यूनिट इसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट देख लेते हैं एक बार, यूनिट देखिए, V की यूनिट क्या होती है पोटेंशियल के लिए, वोल्ट, तो वोल्ट के लिए V यूज करते हैं, ठीक है। I के लिए एम्पियर, करंट की यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर, रेजिस्टेंस के लिए क्या यूनिट बनाई, वोल्ट पर एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने क्या सोचा, छोटी यूनिट बना दें। सो वो डिराइव्ड यूनिट बोली जाएगी, जो छोटी यूनिट है वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट बोल सकते हो आप। तो हमने इसकी यूनिट बना दी 1 वोल्ट पर एम्पियर विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर रहेगा, 1 ओहम। ओम के सम्मान में, ओम के ऑनर में हमने इसकी यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बना दी, 1 ओहम, ठीक है। 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट 1 एम्पियर भी कह सकते हो, किसके बराबर रहेगा, 1 ओम। सिंबल क्या रहेगा, ये सिंबल रहेगा भाई इसका, ये सिंबल आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ओम लिख सकते हो, सीधा सीधा ओम, 1 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की यूनिट रहेगी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, I के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, V बाई आर, ठीक है ना। देखो इस इक्वेशन को, या ये कह लो, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर आपको दो चीज़ें दी गई हैं तो आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हो। आपको V और I दिया गया है तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, V और R दिया गया है तो करंट निकाल सकते हो इस कंडक्टर में, और I और R दिया है तो बैटरी कितने वोल्ट की है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकाल सकते हो आप। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और उसका सिंबल भी क्या होता है, V ही होता है। तो ये वोल्टेज, ये V यूज़ किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और वोल्ट के लिए भी क्या इस सिंबल यूज़ करते हैं, V ही यूज़ करते हैं, VOLT और सिंबल V, ठीक है। सो दिस इज ओम्स लॉ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको याद रखना है, सिर्फ इतना है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो अब देखो इस रिलेशन से क्या चीज़ निकल के आती है, ओम्स लॉ की कंडीशन देखिए, सिर्फ 2 कंडीशन है इन रिलेशन से जो आपको समझ में आएंगी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, वोल्टेज कह सकते हो, जितनी बड़ी बैटरी आप लगाओगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, करंट। बस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, पहली कंडीशन समझ में आई। दूसरी कंडीशन क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली है, और ये अपॉन में कोई चीज़ होती है 1 अपॉन समथिंग, जैसे डिवाइड में है इसके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला जाएगा। सो करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये है डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, जो इन रिलेशन से समझ में आता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट डिक्रीज होगा। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। अगर समझ में ना आया हो तो फिर से आप रिपीट करके देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।